नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है ये कल जो हमने पढ़ा था कक्षा 10 का मॉडल पेपर मैथ्स का फर्स्ट मॉडल पेपर जो हमने कल पढ़ रहे थे, हम स्टार्ट कर दिया था। उसका हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, मतलब कि भाग ए पढ़ लिया था, जिसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 और 3 ये 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाग बे। यदि आपको ये पहले वाली वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इससे पहले के जो प्रश्न है उनको सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं भाग बी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको इसी तरीके से मैथ्स की वीडियो मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आपकी डिमांड के ऊपर भी अन्य वीडियो यदि आप चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगी। देखिए ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये अब हम पढ़ते हैं। प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी कि यहाँ पे हमको भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। अब उसका क्या तरीका होता है वो देखिए। जो भी बड़ी संख्या होती है उसके अंदर छोटी संख्या का भाग देते हैं। बड़ी संख्या है हमारी 225, इसमें हम भाग देंगे 135 का। भाग जाएगा एक बार 135, बचेगा 90। फिर इस 90 का भाग देंगे किसमें, ये जो पहला जो भाजक था इसके अंदर 135 में, ये भी जाएगा एक बार। अब बचेगा 45, इस 45 का वापस भाग देंगे 90 में, ये जाएगा 2 बार, बचेगा 0। भाग हमें तब तक देते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाए। अब यहाँ पे हमारा शेषफल जो है वो शून्य आ गया है, तो जैसे ही शेषफल शून्य आ जाए तो अंतिम भाजक जो था वो हमारा एचसीएफ होगा। यानी कि अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हो जाएगा 45। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। लिखने के लिए शेषफल प्रमेय क्या होती है, भाज्य बराबर, शेषफल प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे भाज्य है 225, तो हम लिखेंगे पहली स्टेप में 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस कितना बचा, 90 बचा। फिर दूसरा स्टेप, यहाँ से भाग शुरू हुआ है तो ये किस में भाग दिया, 135 में भाग दिया किसका, 90 का। भाग गया कितनी बार, एक बार, शेषफल बचा 45। फिर तीसरा स्टेप यहाँ है, हमने 90 में भाग दिया किसका, 45 का। कितनी बार गया, 2 बार, और शून्य, शेषफल कितना बचा, शून्य। इस तरीके से हमें इसको लिखना है और अंतिम भाजक जो था ये हो जाएगा 45। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, रूट ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसको घटती घातों के रूप में लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप का होता है कोई भी द्विघात समीकरण। तो हमको अगर यहाँ पे हमें बिल्कुल भी किसी भी चिन्ह से झंझट से पीछा छुड़वाना है तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले हमें निकालना है a गुणा c और देखना है कि a गुणा c का जो मान है वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे a गुणा c। तो a का मान है 6 और c का मान है -3, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, -18। चिन्ह देखना है हमको। यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है
तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 7। b के चिन्ह पर नहीं जाना है, b का वैल्यू केवल 7 है, b की वैल्यू 7 है। हम चिन्ह को नहीं देखेंगे यहाँ पे। अब हमें देखो क्या देखना है, a गुणा c का मान हमने निकाल लिया, तो a गुणा c आया हमारा माइनस के 18। जैसे ही यहाँ पे हमें चिन्ह दिखाई दे, यदि प्लस चिन्ह दिखाई दे तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके जो भी गुणनखंड करेंगे उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और यदि माइनस चिन्ह दिखाई दे तो समझ लेना कि घटाने पर 7 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें माइनस चिन्ह नजर आ रहा है, इसका मतलब 18 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर क्या आए, 7 आ जाए। अब देखो 18 के गुणनखंड क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 1 गुणा 18, एक 2 गुणा 9, और एक 3 गुणा 6। उसके बाद बस ये हमारे, और ये गुणनखंड कहाँ तक निकालने हैं, या तो अगली संख्या रिपीट हो जाए, जैसे कि 6 के बाद 1 2 3 हो गया, फिर 4 का जाएगा नहीं, 18 में भाग 5 का नहीं जाएगा, वापस 6 का जाएगा 3 बार, तो 3 और 6 वापस रिपीट हो जाएंगे। तो बस यहाँ तक करना है, या फिर कोई ऐसी संख्या हो जिसके टुकड़े, ये जो हम गुणनखंड कर रहे हैं, ये समान आ जाए, वहां तक करना है बस। अब इनमें देखो घटाने पर 7 कहाँ आ रहा है, 18 में से 1 घटाएंगे नहीं आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 7 और 2, सॉरी 9 और 2, ये हमारे इसके दो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। अब देखिए, अब हमको ये तो पता चल गया कि घटाने पर 7 आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट करो, या फिर चिन्ह देखना है तो किस तरीके से देखना है, देखो 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन 7 बच कैसा रहा है, माइनस का। इसका मतलब बड़ा वाला जो फैक्टर है वो माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसको एक बार थोड़ा सा नजर मार के देखना, क्या ये, इसको हम सोल्व करेंगे तो वापस से -7x मिलेगा। भाई -9 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस के 7x मिलेंगे, तो बिल्कुल सही चीज है ये। शून्य को ज्ञात करने हमको, तो इसको शून्य के बराबर रखना होगा। अब देखिए यहाँ से 6x² माइनस 9x, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, भाई यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया, 3 का भाग दिया 6 में तो आया 2 बार, और x का x² में दिया तो बचा 1। चिन्ह जो है माइनस, प्लस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस ही रहेगा, 3 का भाग दिया 9 में तो गया 3 बार, और x का x में दिया तो 1 बार। उसके बाद अब ये बच गया 2x माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अंदर हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा वो 2x माइनस 3 ही आना चाहिए। यदि इधर सेम है ये वाला चिन्ह, अगर माइनस वाला ही है तो यहाँ प्लस कॉमन आएगा, यदि यहाँ चिन्ह उल्टा है, प्लस की जगह माइनस है, तो फिर यहाँ माइनस कॉमन लेना है। बेसिक चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सारे बच्चे जो है उनको ये सब चीजें, कंसेप्ट बिल्कुल उनको याद नहीं है, इसलिए बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें हैं ये, और बहुत ही मैं बेसिक चीजें यहाँ साथ में लेते हुए चल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको 2x माइनस 3 चाहिए, 2x माइनस 3 ही है, तो इसका मतलब प्लस 1 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और बराबर 0। अब देखिए दोनों पद, ये दो पद हो गए, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। दोनों पदों में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ तो बच गया 3x, ये आ गया 3x, और यहाँ बच गया प्लस का 1, और ये हो गया बराबर 0। अब देखिए दो पदों का गुणा 0 आ रहा है। अब दो पदों का 0 गुणा कब आता है, जब दोनों में से कोई ना कोई एक पद 0 हो, यानी कि या तो पहले वाला पद 0 होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए 0 बराबर रख देते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतरण करेंगे -3 को, तो ये हो जाएगा +3, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 3/2। तो एक तो x का मान आ गया, x बराबर 3/2। इधर से अगर हम करें तो यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, एक को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर -1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -1/3। यानी कि इसके दो जो मूल होंगे वो कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया 3/2 और दूसरा आ गया माइनस, दूसरा पद कौन सा आ गया, इसका दूसरा मूल आ गया -1/3। तो ये इसके दो मूल निकल गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब होता है कि दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक को समान करो और फिर उसका विलोप कर दो, उसको हटा दो, उसको टर्मिनेट कर दो। तो यहाँ पे
देखते हैं हम पहले तो x और y के गुणांकों को ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे x का गुणांक है 3 और यहाँ पे है 2, y का गुणांक यहाँ है 4 और यहाँ है 2। अगर हम यहाँ पे गौर से देखते हैं तो अगर हमें x का गुणांक बराबर करते हैं तो इसको तो गुणा करना पड़ेगा 2 से और इसको 3 से, तब गुणांक बराबर होंगे। अगर हम y का गुणांक बराबर करते हैं तो यहाँ पे तो 2 है और अगर यहाँ पे 4 है तो 4 फटाफट से बन जाएगा, इसको केवल 2 से गुणा करने पर ही, इसको गुणा करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब y का गुणांक बराबर करना आसान है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हो गई हमारी समीकरण 2। हम करते क्या है, हम करते हैं समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करें, देखो पहली समीकरण तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये तो है। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, इसके नीचे लिख देती हूँ 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे हमारे y के गुणांक हो गए बराबर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे पहली समीकरण जो है इसमें प्लस का 4y है और दूसरी समीकरण में माइनस का 4y। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पे y टर्मिनेट हो जाएगा, विलोप हो जाएगा y का। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों समीकरणों को यहाँ पे जोड़ देती हूँ। जोड़ूंगी तो ये 3x प्लस 4x तो मिलकर के हो जाएंगे 7x, ये 4y से 4y हो जाएगा कैंसिल और इधर 4 और 10 मिलकर के हो जाएंगे 14। इधर x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 14/7 बराबर 2। x की वैल्यू 2 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, देखो 3 गुणा x की जगह हमने लिख दिया 2 प्लस 4y बराबर 10। अब यहां से 3 को 2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस 6, यहां से हमको क्या मिलेगा 4y बराबर मिलेगा 4। फिर y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर 4/4 यानी कि y बराबर 1। अतः इस समीकरण युग्म जो समीकरण युग्म है इसका हल क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा 2,1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। वापस से वही प्रश्न आ गया है, मतलब उसी प्रकार का। गुणनखंड विधि से एक द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। देखो ये x स्क्वायर का गुणांक ये हो गया a, ये x का गुणांक 7 ये हो गया b और ये 5 अंडर रूट 2 ये हो गया c। मैंने बताया था कि सबसे पहले a गुणा c निकाल लो। यहाँ पे क्या निकालना, a गुणा c। a का मान है अंडर रूट 2, a का मान है अंडर रूट 2 गुणा c का मान है 5 अंडर रूट 2। तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो आता है 2 और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। दोनों ही प्लस है यानी कि प्लस का 10 आ रहा है। प्लस आने का मतलब इस 10 के ऐसे टुकड़े करें कि b की वैल्यू है यहाँ पे 7 आ जाए, और ये 7 भी कैसे आए, जोड़ने पर आए, क्योंकि यहाँ चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। इस चिन्ह पे ध्यान देना। अब देखिए 10 के टुकड़े होते हैं, एक तो होता है 1 गुणा 10, 1 गुणा 10, दूसरा होता है 2 गुणा 5 और तीसरा होता है सीधा 5 गुणा 2, जो कि हमें लेना नहीं है क्योंकि वापस रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे जोड़ने पर 10 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 7x को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रहने देंगे, 7x को कन्वर्ट करना है। भाई रूट 2 पहले है तो 2 वाले को पहले लिख दें, जोड़ने पर ही तो आ रहा है तो 2 इसी को भी पहले लिख दो। तो यहाँ हम लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो दोनों पदों में हमको अंडर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा और x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन निकाले तो 1 बच गया और x कॉमन निकाले तो x बच गया। इधर 2 है, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब एक अंडर रूट 2 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, अंदर 1 रूट 2 बच गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट 2 और x कॉमन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आगे देखिए दोनों में प्लस है तो प्लस कॉमन, 5 कॉमन है दोनों में तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2, तो x प्लस रूट 2 बराबर 0। वापस चलते हैं। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस रूट 2 कॉमन आ गया।
तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। वापस से दो पदों का गुणा जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब या तो पहला पद 0 होगा या दूसरा पद 0 होगा। तो हम मान लेते हैं x प्लस अंडर रूट 2 0 है। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस रूट 2। या फिर इस वाले को 0 के बराबर रखें तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 पक्षांतरण होकर के मिल जाएगा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5 बटे अंडर रूट 2। यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस रूट 2 और दूसरा -5 रूट 2। ये दो वैल्यू हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, x के दो शून्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? यानी कि पदों की संख्या पूछी है, यानी कि n का मान पूछा है। समांतर श्रेणी यहाँ पे है हमारी, पहला पद a बराबर दे रखा है 18, दूसरा पद a2, a लिखे या a1 लिखे, a2 बराबर दे रखा है 15.5, इसको लिख सकते हैं। तो और a3 बराबर दे रखा है 13। यदि मैं d निकालना चाहूँ तो d क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 18, यानी कि 18 में से 15.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 2.5। अगर इधर से 15.5 में से 13 घटाया, यानी कि d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए d का जो मान है वो कैसे निकलता है, d की जो वैल्यू निकलती है वो लास्ट वाले मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाने पर, a2 माइनस a1 से या a3 माइनस a2 से या फिर a4 माइनस a3 से, इस तरीके से। अब चूंकि समांतर श्रेणी है तो कोई भी एक निकाल ले तो यहाँ से निकल गई। दूसरा हम चेक भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 करेंगे तो भी ये माइनस का बचेगा 2.5, यानी कि d की वैल्यू की 2.5। अब ये अंतिम पद दे रखा है, यानी कि nवा पद दे रखा है an बराबर -47। अब देखिए फॉर्मूला होता है nवा पद याद करने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an की वैल्यू है -47 बराबर a का मान है 18 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 गुणा d का मान है -2.5। सबसे पहले इस 18 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -18, यानी कि -47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 गुणा 2.5 माइनस के, ये भी माइनस है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसको -47 और -18 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -65 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2.5n, या फिर इसको यूं कर दीजिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे बच जाएगा n-1 और ये माइनस का जो 2.5 है, इस माइनस के 2.5 से इधर कर देते हैं डिवाइड, माइनस का 2.5। अब देखिए n-1 कितना बचता है, देखिए यहाँ पे माइनस से पहले तो माइनस कैंसिल, फिर इस पॉइंट को हटा करके लगा दो एक जीरो ऊपर, अब काट दो इसको 25 से, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बच गए यहाँ पे 15, 150, 25 छक्का 150। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 1 बराबर 27। n का मान आ गया 27। नेक्स्ट प्रश्न, दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के गुणज पूछे हैं 10 और 250 के बीच में। अब देखिए सबसे पहले तो हम 10 के बाद पहला गुणज कौन सा होता है, जो 4 का होता है, 10 के बाद होता है 12, इसके बाद होगा 16, 16 के बाद 20, इस तरीके से चलते जाएंगे। और अंतिम पद दे रखा है 250 और इसके पहले के 4 का गुणज। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें 4 का भाग दे देते हैं, 6 चौक 24, बच गए 10, 4 दूनी 8, बच गए 2। अब देखो कभी भी जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा ही मिलता है, यानी कि इस 250 में या तो 2 और जोड़ दे
तब 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, या इस 2 को भी घटा दे तब पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो 2 जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जोड़ने पर तो ये 250 से ऊपर पहुंच जाएगी, हमको तो इससे कम चाहिए, तो घटा देते हैं। तो अंतिम संख्या आ जाएगी 248, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी बन गई, जिसका पहला पद हो गया a बराबर 12, सारवंतर d हो गया, इन सबके बीच का डिफरेंस हो गया 4, एनवा पद हो गया ए एन 248, और हमको कितने पद है ये पूछा है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, यानी कि एन पूछा है। वापस से वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू रख दो। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 248, बराबर ए का मान है 12, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है 4। पहले तो इस 12 को इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये 12 घट जाएगा, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस वन इंटू 4। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 236, 236 बराबर n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 4। अब इस 4 से कर देते हैं भाग, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा n माइनस वन इज इक्वल टू 236/4, काट देंगे, 4 पंजू 20, बच गया 36, 9 चौक 36। अब रखेंगे n माइनस वन के बराबर इसको, अब इस माइनस वन को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 59 प्लस वन इज इक्वल टू 60, यानी कि n का मान कितना आ गया 60, यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, 60 पद है। या यूं कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के 260 गुणज हैं, 4 व 250, 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, जिसे 5.8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये रचना से आधारित है। अब इसको हम वैसे तो करके बता नहीं सकते, फिर भी इसका क्या मेथड होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, 7.6 सेंटीमीटर का, उसको नाम दे देंगे ए और बी। इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, जिसका अनुपात क्या हो, 5:8, यानी कि टोटल इसके 13 भाग इसके करने हैं, और उसमें से 5 भाग एक तरफ रहने चाहिए और 8 भाग एक तरफ। अब हम क्या करते हैं, न्यून कोण ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा को नाम दे देते हैं ए एक्स। अब इस रेखा पर हमको क्या करना है, जितने भी अनुपात दिया वो उस अनुपात का योग जो कर लेते हैं, और उस योग के बराबर इसके टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए तेरह टुकड़े कर लिए, 13 टुकड़े हुए बराबर, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये A3, ये A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये A11, ये A12 और ये A13। अब इस जो अंतिम हिस्सा है उसको B से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब कितने अनुपात में बांटना है, 5:8 में बांटना है, तो इधर से 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये रहा 5। अब यहाँ पर जितना कोण यहाँ बन रहा था, इसके समांतर रेखा खींचनी, कैसे खींचेंगे, प्रकार को एक सीमित खोल लेंगे, और खोलने के बाद इस पॉइंट पे रखेंगे, और पॉइंट पे रख करके इस तरीके से चाप काटेंगे, सेम खोल के ही रखना है, और यहाँ से इस तरीके से चाप काटनी है। अब इस प्रकार को यहाँ से यहाँ तक खोलना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खोलना है, और नाप लेना है चाप कितनी बड़ी है, उतनी ही चाप इधर काट देंगे इसके ऊपर, और फिर इसको यूं मिला देंगे, यानी कि इस रेखा के समांतर यहाँ पे रेखा खींच जाएगी, और ये जो पॉइंट होगा ये इसको 5:8 के अंदर 5:8 में इसको बांट देगा। तो इस तरीके से फिर इसकी रचना लिखनी है। ये जो स्टेप हमने कवर करे, ये सारे स्टेप लिखने हैं। फर्स्ट, सबसे सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6
7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद बिंदु ए बी बराबर खींचा ना, तो बिंदु ए से सेकंड पॉइंट, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा AX खींचेंगे। उसके बाद AX पर तीसरा पॉइंट, AX पर अनुपातों के योग के बराबर पांच प्लस 8 बराबर 13 के बराबर समान भाग करेंगे। AX जो है उसके समान भाग करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे क्या करेंगे, समान भाग करने के बाद अंतिम जो बिंदु है उनको हम समान भाग करेंगे और A1 A2 इस तरीके से करके और A13 तक लिख देंगे, उनका नाम दे देंगे। अब A13 को B से मिलाएंगे, फिर क्या बन गया वो लाइन, A13B के समांतर, A13B के समांतर A5 से एक अन्य रेखा खींचेंगे। और वो रेखा किसी बिंदु पर मिल जाएगी, उसका नाम हमने दिया नहीं है, उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ये P। ये अन्य रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगी A5P, वह उसे A5P नाम देंगे। इस प्रकार पांचवा पॉइंट, इस प्रकार AP अनुपात PB बराबर 5:8 मिलेगा। या हम यूँ लिख सकते हैं, इस प्रकार P AB को 5:8 में विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से रचना कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां मापिए। ये वापस से रचना से संबंधित प्रश्न है। इसकी रचना मैं नहीं लिखूंगी, काफी टाइम लगता है। रचना आप जिस प्रकार से हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखता जाना है, बस और कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ किस प्रकार से क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचिए। ये हमने एक पॉइंट ले लेना है और 6 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके इस तरीके से इस बिंदु के चारों तरफ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, ये केंद्र से हमने 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया O, ये O डैश एक 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ले लिया, या इसको P लिख दो। ये इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमको क्या करना है, OP का लंब समद्वि भाजक खींचना है। अब वो कैसे खींचते हैं, देखिए, प्रकार को इतना खोलिए कि प्रकार के नोक को O पर रखना और पेंसिल के नोक को यहाँ तक खोलना, यानी कि आधे से ज्यादा खोल करके प्रकार के नोक को एक बार O पर रख करके ऊपर चाप काटिए और एक बार P पर रख करके चाप काटिए। इसी प्रकार से एक बार नीचे O पे रख के चाप काटने और एक बार P पे रख के, और इस तरीके से जो चाप कटेगी उसको ये अंदर से होते हुए निकलेगी। वैसे एक मिनट, ये चाप कुछ इस तरीके से कटेगी।
और ये रेखा इसके अंदर से होते हुए इस तरीके से गुजरेगी। यहाँ पे हमको मध्य बिंदु मिल जाएगा, इन दोनों OP का मध्य बिंदु मिल जाएगा। इसको हमने लिख दिया M। OP के मध्य बिंदु M को केंद्र मानते हुए, अब की बार इस बिंदु को केंद्र मानते हुए O और P से गुजरने वाला एक अन्य वृत्त खींचिए। O और P को M को केंद्र मानते हुए O और P से गुजरने वाला एक अन्य वृत्त खींचिए। अब ये जो बड़ा वृत्त है, इस पहले वाले वृत्त के जहां जहां भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ दोनों जगह पर, इन दोनों बिंदुओं को कहां से मिला देंगे? ये P से मिला देंगे। तो इस तरीके से रेखा बन जाएगी। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई अभी नापिए। तो अब मैं वापस से एक बार इसको साफ साफ लिख के बता देती हूँ। इस तरीके से हमको ये एक पॉइंट मिल गया और इस तरीके से ये दो रेखाएं मिल गई, ऐसे स्पर्श रेखाएं। और हमको ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां पूछिए, ये लंबाई पूछिए। अब देखिए त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और ये कोण जो होता है ये होता है 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा आई, ये होती है कर्ण। तो कर्ण का मान हो गया 10 और एक भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर की। तो दूसरी भुजा पूछिए, और 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस, उसको रहने देते हैं जो वैल्यू पूछी है उसको। अब देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ कर देती हूँ, 10 का स्क्वायर हो गया 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है तो वो है ये, यहाँ पे P है और यहाँ पे हम लिख देते हैं Q और ये था हमारा O। तो ये आ गया प्लस 36 प्लस PQ। अब देखिए PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर बराबर हो गया 100 माइनस 36, 100 में 36 घटाए तो 64। PQ स्क्वायर है 64, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ से मिलेगा PQ बराबर 36 64 का स्क्वायर 8, यानी कि उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां से हमको मिल जाएगा 15 कोट ए बराबर 8, यहां से हमको मिल जाएगा कोट ए बराबर 8 बटे 15। अब यहाँ आ जाते हैं, हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो देखिए कोट बराबर क्या होता है? देखिए अगर आपको ये याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक साइन कोस के बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हमको चाहिए कोट, हमारे प्रश्न में है कोट, तो कोट बराबर हो गया आधार बटे लंब, यानी कि 8 बटे 15 है ये, तो इसका अगर हम देखें तो आधार हो जाएगा 8 के और लंब हो जाएगा 15 के। ये भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर एक हो गया 15 के आधार और भुजा हो गई लंब हो गया 8 के। हमको निकालना है के कर्ण का मान, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 8 के का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 15 के का स्क्वायर। 8 के का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर प्लस 15 का होता है वर्ग 225, तो 225 के स्क्वायर। अब क्या करते हैं 225 और 64 को जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा? ये आएगा 5 और 4 9, 4 और 2 6 और ये 8। क्या कर दिया?
जोड़ेंगे वापस। ये 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 के स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ क्या ले ले? वर्गमूल ले ले। तो यहाँ से कर्ण किसके बराबर मिल जाएगा? कर्ण बराबर मिल जाएगा 17 के, यानी कि ये वैल्यू आ गई 17 के। अब देखिए किसकी वैल्यू पूछी है? साइन ए की पूछी है। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पूछी है? साइन ए की। अभी अभी हमने बताया है कि साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमने कितना माना था? ये है आधार। अच्छा, ये लंब लिख दिया था, कोट थीटा। एबीसी ने लिखा ना, एबीसी आधार के। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अब देखिए, यहां से देखिए साइन ए लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब का मान है 15 के, बटे कर्ण का मान हो गया 17 के। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 बटे 17। उसके बाद साइन के बाद और क्या पूछा है? साइन के बाद पूछा है सेक ए। सेक ए, सेक ए किसके बराबर होता है? सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान है 17 के और आधार का मान है 8 के, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 17 बटे 8। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। साइन 30 कोस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 कोसेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबकी वैल्यू लिख देते हैं पहले तो। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। उसके बाद है कोस 30 बराबर होता है √3/2। उसके बाद है टेन 45 का मान होता है 1। उसके बाद है कोस 60 कोस 60 का मान होता है 1/2। ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो। देखो सबसे पहले साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 30 का मान √3/2 और इसका भी स्क्वायर। उसके बाद प्लस टेन 45 का मान 1 गुणा कोट 60 का मान 1/2 और उसका भी क्या है? स्क्वायर है। कोस स्क्वायर 60 है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 1/2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारा 3/8 प्लस 1/4। एलसीएम अगर लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3 प्लस 2 यानी कि 5/8। ये हो गया हमारा 5/8 इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x यहाँ पे लिख देते हैं x, और ये बनानी पड़ेगी सारणी, ये लिख देते हैं f। x की वैल्यू है 3 5 7 9 11 और 13। f की वैल्यू है 6 8 15 p 8 4। इसके बाद f और x लिखने के बाद हम निकालते हैं xi fi। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 18 8 5 40 15 7 75। 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p, 11 8 88 और 13 चौक 52। अब इनको ऐड कर देते हैं इधर। सबसे पहले तो f को ऐड कर देते हैं। f को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 30 31, 31 और 10 41, 41 प्लस p, 41 प्लस p। और इधर इनको ऐड करेंगे यानी कि ये हो गया सिग्मा xi fi। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 और 40 58, 58 और सॉरी 15 6 की 90, 15 7 105, 18 और ये 54 और 100 154 और 5 159, 159 और यहाँ से 1 ले तो 160, 160 और 240, 240 और ये 5 और ले 50 और ले लें तो 240, 290
90 और ये 10, 30, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 5 7, 7 और 10 17, 17 और 8 25 और 5 30 और प्लस में 9 पी। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि मध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मध्य का सूत्र क्या होता है? हमको निकालना है मध्य, तो मध्य का सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू, मध्य को एक्स बार से व्यक्त करते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई का सिग्मा अगर करते हैं तो यहाँ पे आता है 303 प्लस 9 पी बटे 41 प्लस पी और एक्स बार की जगह 7.5। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 41 प्लस पी बराबर 303 प्लस 9 पी। 9 पी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से तो ये हो जाएगा 307.5 प्लस 7.5 को पी से गुणा करेंगे तो 7.5 पी बराबर 303 प्लस 9 पी। अब देखिए 7.5 पी को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 307.5 माइनस 303 इज इक्वल टू 9 पी माइनस 7.5 पी। तो यहां से घटाएंगे तो ये बचेगा 1.5 पी इज इक्वल टू, इधर से हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5.7 में से 3 गए 4, 4.5 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 बटे 1.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल तो पी की वैल्यू आ जाएगी 15 × 45 3। चलिए नेक्स्ट, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट करेंगे। बहुलक ज्ञात करने से पहले उसका सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता है 25 तो ये वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया 60 से 65। ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा वो 60 और 65 के बीच का आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो भी बहुलक वर्ग आता है उसकी बारंबारता जो होती है उसको हम लिख देते हैं F1 से। ये बारंबारता होती है F1, इससे पहले होती है F0 और इसके बाद वाली होती है F2। ध्यान रखना एक से पहले 0 आता है और एक के बाद 2 आता है। तो यहाँ पे एक बारंबारता बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता F0 और बाद की बारंबारता F2। तो हमारा सूत्र और लिख लेते हैं पहले, फिर इसमें जो भी वैल्यूज जो होंगे वो हम लिख लेंगे। देखिए बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रख दो इन सब की। एक मिनट वैल्यू पहले रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए F1 बराबर हो गया, F1 बराबर हो गया 25, F0 बराबर हो गया 20, F2 बराबर हो गया 10 और उसके बाद बच गया H होता है वर्ग अंतराल तो ये है 60 और 65 के बीच का अंतर 5 और L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर हो गई 60। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 60। बस वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। L का मान 60 प्लस F1 का मान 25 माइनस 20 बटे 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस 10 गुणा 5। इसको सोल्व करेंगे 25 में से 5 गए यहाँ आ जाएगा 60 प्लस 25 में से 20 गए 5 यहाँ हो गए 50, 50 में से कितने घटाएंगे F0 और F2 यानी कि 30, 50 में से 30 घटाए तो बच गए 20 और गुणा 5।
ये आ जाएगा 5 चौक 20 और ये बच जाएगा हमारा 60 प्लस 5/4 करेंगे तो 1.25 यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारा 61.25। ये हो जाएगी हमारी बहुलक। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। सबसे पहले तो एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम होते हैं 6। उसके बाद क्या है? पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम घटना मानेंगे। घटना क्या होगी? 4 से बड़ा अंक आना। अब अनुकूल परिणाम, देखो 4 से बड़े अंक कौन कौन से होते हैं? 5 और 6, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। उसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 6, तो उत्तर कितना जाएगा? 1/3। नेक्स्ट, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। तो देखिए 4 से छोटी या 4 के बराबर तो 1, 2, 3 और 4 है। अब इसी सूत्र में मैं मान रख दूं तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम हो गए 6, तो उत्तर आ जाएगा 2/3। चलिए ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।